कि हम लोग क्या करते हैं, मतलब जैसे अगर आप किसी का राइट टू लिवलीहुड छीन रहे हो या आप किसी का इस तरह से इंक्रोचमेंट कर रहे हो, तो उससे बहुत सारी दिक्कतें हैं। आप आगे देखोगे कि बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे आदिवासी हैं, उनकी एरिया पे मतलब वो लोग इंक्रोचमेंट किए, उनका फॉरेस्ट राइट जो था वो छीन लिया गया। तो इस तरह की दिक्कतें हुई, जिसकी वजह से बहुत सारा माइग्रेशन, बहुत सारा इश्यूज हुआ। तो इस वजह से राइट टू लिवलीहुड क्या है, पार्ट है ओल्गा तेलिस वाले, ओल्गा तेलिस जजमेंट में ये बोला जाता है, ठीक है। तो याद रहेगा राइट टू लिवलीहुड वाला। फिर हमने डिस्कस किया था क्या, फिक्शनल केस एक डिस्कस किया था। उसमें क्या होता है कि भाई, उसमें आपके एनसीईआरटी में लिखा है, मैंने आपको बताया था कि भाई कोई चोरी करता है, फिर वो उसके मेड के ऊपर जाता है, इस तरह का मैंने आपको बताया था केस, ठीक है। लेकिन उसमें याद अपने को क्या रखना था कि चार्जशीट कौन फाइल करता है, कोई चार्जशीट होती है। जैसे अगर एक क्रिमिनल एक्ट है, चोरी अभी आपने पढ़ा, वो क्या है, क्रिमिनल लॉ में आ रहा था, क्रिमिनल एक्ट है, ठीक है। तो चार्जशीट फाइल पुलिस कहाँ करती है, मजिस्ट्रेट कोर्ट। मजिस्ट्रेट कोर्ट कौन सी कोर्ट होती है, आप जब इंटीग्रेटेड जुडिशरी पढ़ रहे हो तो मजिस्ट्रेट कोर्ट कौन सी कोर्ट है। हाई कोर्ट सर। नहीं बाबू, सबसे नीचे वाली ना, हाई कोर्ट तो उसके सबऑर्डिनेट। ऊपर होगी। सबसे सबऑर्डिनेट कोर्ट का कई सारा नाम होता है ना, मैंने आपको बताया। यस यस सर। सबऑर्डिनेट कोर्ट का ही कई सारा नाम होता है। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट वही है। मजिस्ट्रेट कोर्ट कौन सी है, सबसे नीचे वाली कोर्ट है। वहीं पे पुलिस क्या होगा, अपना चार्जशीट फाइल करेगी, ठीक है। अब जब कोर्ट के पास आप वो कर देते हो, तो कोर्ट क्या देता है, एक जो चार्जशीट फाइल हुआ है और विटनेसेस कौन कौन है उस पूरे केस में, उस सब का स्टेटमेंट उसको दिया जाता है। दोनों पक्षों को स्टेटमेंट्स मिलता है, ठीक है। अब अगर किसी के पास कोई लॉयर नहीं है टू डिफेंड देम, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट एक एडवोकेट अपॉइंट कर सकता है। तो ये आप ध्यान रखना कि मजिस्ट्रेट जो होता है लोकल वाला, वो अपॉइंट कर सकता है किसी एडवोकेट को। जैसे इस केस में किसी एक एडवोकेट को उसने डिफेंस लॉयर बना के मतलब रखा वहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी पिछले बार। बेल वाले से तो हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, आप बताओ, ऐसा क्यों किया जा रहा है। मजिस्ट्रेट जो है, मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर रहा है एडवोकेट को डिफेंस लॉयर की तरफ। इसको आप प्रियम्बल से जोड़ो, प्रियम्बल मैंने आपको पढ़ाया सबसे पहले। तो आप प्रियम्बल से जोड़ो तो आप कैसे बोलोगे कि क्यों किया जा रहा है ऐसा। सर क्योंकि सुप्रीम रूल्स मतलब सोवरेनिटी वो नहीं, ही है। सोवरेनिटी तो स्टेट की है ना बाबू। हमने ये पढ़ा है, जस्टिस पढ़ा है, याद है, जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड यस सर। पॉलिटिकल। भाई सोशल जस्टिस भी होना चाहिए, उसके साथ इकोनॉमिक भी, पॉलिटिकल भी। तो सोशल जस्टिस का मतलब क्या है भाई, आप अगर अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, तो फिर वो कम्युनिटी मार्जिनलाइज हो गई ना। मैंने आपको बताया था ना कि आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रियम्बल क्या है, आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कहीं ना कहीं जो भी केस होगा, जो भी चीज़ होगी, आप प्रियम्बल से भी रिलेट कर पाओगे, आप फंडामेंटल राइट से भी कर पाओगे, और आप उससे भी करोगे क्या नाम है, अपने डीपीएसपी से। तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 22 जो है, आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसमें क्या है, हर आदमी का, एवरी पर्सन हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर। ये आपका फंडामेंटल राइट है। तो समझ रहे हो आप कैसे इसको जोड़ रहे हो। तो मैंने एक तो इसको जोड़ा इससे, जस्टिस से, ठीक है। जस्टिस वर्ड लिखा है ना, तो जस्टिस से इसको जोड़ा। सिमिलरली देखो, मैंने बोला फंडामेंटल राइट से इसको जोड़ सकते हो। तो कोई भी चीज़ हमेशा जनरली इंटरलिंक रहेगी, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, जो आप थोड़ा बहुत अभी तक आइडिया लग चुका है उससे रहेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 22 में क्या लिखा है, एवरी पर्सन हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर। मतलब आप अगर एक व्यक्ति हो, आप एक पर्सन हो, तो आपका एक फंडामेंटल राइट है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई लॉयर मिले, आप समझ रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा लॉयर हायर करो। ये स्टेट का ड्यूटी है कि आपको लॉयर देगा आपको डिफेंड करने के लिए, ठीक है। तो देखो, यही जो स्टेट की ड्यूटी वाली बात है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, तो देखो ये कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 39A में। आर्टिकल 39A, 39A किस में आएगा, बताओ किस में आएगा, डीपीएसपी में, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, याद है ना थोड़ा बहुत। तो 39 आएगा डीपीएसपी में। तो देखो डीपीएसपी में क्या लिखा हुआ है, ये देखो वर्ड क्या है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप समझ रहे हो, ऐसे डायरेक्टिव जो स्टेट की पॉलिसी के लिए डायरेक्ट किए गए, मतलब बताए जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक रूल बुक है। तो वो स्टेट को पॉलिसी कैसे बनानी चाहिए, वो चीज़ कहाँ लिखी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब डीपीएसपी वाले पार्ट में लिखी है, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो डीपीएसपी कौन सा पार्ट है, पार्ट 4, आपको याद है पार्ट 4 है। फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4 ए है, ये सब मैंने आपको यस याद सर। कराया था, ठीक है। तो आर्टिकल 39 एक बार देखो पढ़ो आप, तो क्या लिखा हुआ है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस अ ड्यूटी अपॉन स्टेट। स्टेट के ऊपर ड्यूटी है, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है। स्टेट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल 44 यूसीसी है,
वो भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। लिकर बैन होना चाहिए, आपको पता है बिहार में लिकर बैन है, किसी स्टेट में है किसी में नहीं है भाई, कहीं पे लिकर मतलब दारू कहीं बैन है कहीं नहीं है, आपको पता है ये चीज़, गुजरात में ऐसे बैन है। तो ये किसकी ड्यूटी है? आर्टिकल 40 जब आप पढ़ोगे, आर्टिकल लिखता है 40 से लेके 44 तक पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है ये सब। आर्टिकल 40 तो वो है अपना मतलब लोकल गवर्नेंस, जो मैं आपको लोकल गवर्नेंस बताता था। तो इसी के थ्रू सारी चीज़ें आई हैं, इसी के थ्रू मतलब बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। तो जो आप गवर्नेंस वाला टॉपिक लिखोगे ना, जो GS2 में गवर्नेंस एक अलग टॉपिक है, तो वहाँ पे DPSP के आर्टिकल्स का बहुत सारा यूज़ होता है। मैं आपको कई बार बोला हूँ कि कई स्कीम्स हम लोग मनरेगा पढ़े, मिड डे मील स्कीम, जैसे मिड डे मील स्कीम क्या है भाई, उसमें PIL फाइल किया गया, राइट टू फूड आपका क्या है, आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। तो आप किसी स्कीम के बारे में जब लिखो तो आप उसको रिलेट करके लिखो, रिलेट करके मतलब 4 लाइन आप लिखोगे उसकी इंट्रोडक्शन, तो आप उसको या तो DPSP से जोड़ो, या तो आप फंडामेंटल राइट से जोड़ो, या प्रीएम्बल से, जनरली हर चीज़ें जुड़ जाती है, तो आप अच्छा लिख पाओगे। तो देखो 39A में क्या लिखा हुआ है, ड्यूटी किसकी है अपॉन द स्टेट टू प्रोवाइड अ लॉयर टू एनी सिटीजन हु इज अनेबल टू एंगेज वन ड्यू टू पॉवर्टी और अदर डिसेबिलिटी। भाई मैं गरीब हूँ, मैं किसी लॉयर को हायर नहीं कर सकता, तो ये स्टेट की ड्यूटी है कि मुझे एक लॉयर देगा, आप समझ रहे हो ये चीज़। तो ये कहाँ लिखा है? आर्टिकल 39A में। और 39A किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया है? बताओ किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया है 39A? सर बताओ तो 42nd से आया है, ठीक है, 42nd से आया है। तो याद रखना, यहाँ लिखा नहीं है, आप कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद है वो धीरे धीरे बाद में याद रहेगा। तो ये 42nd से है, ठीक है। अब देखो, तो ये समझ में आ गया ड्यूटी ऑफ स्टेट क्या होती है। तो आर्टिकल 22 से चीज़ें जुड़ी, आर्टिकल, तो ये दोनों लाइन आपको बाद में, ये दोनों लाइन ध्यान रखिए कि आर्टिकल 22 क्या बोलता है, एवरी पर्सन हैज द फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय ए लॉयर। और 39 ये स्टेट के ऊपर ड्यूटी है कि वो एक लॉयर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो आपने देखा ना कि इसमें क्रिमिनल जस्टिस के कौन कौन से हैं, हम लोग ये सब पढ़ चुके थे पिछले बार, थोड़ा देख चुके थे, ठीक है। अब बेल पे आने से पहले मैं आपको बेल वाले में, क्योंकि ये वाला जो आर्टिकल है ना, ये आपको मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ। तो खैर अभी बेल का मैं आपको बता देता हूँ। तो बेल का मतलब आप क्या समझते हो, बेल क्या होता है? बेल का मतलब क्या होता है? सर पर्टिकुलर अगर तुमने कोई क्राइम किया है और उसके डिपेंड में, मतलब अगर तुम्हें कोई पर्सन वो करते हैं कि केस वहीं पे डिसमिस टाइप की, नहीं, आप तो उससे सोचो जैसे, छुड़ाना। हाँ आप सोचो यस। जैसे क्रिमिनल में, जैसे पहले तो बेल किस में होगी, सिविल में, अरे सॉरी क्रिमिनल में। सिविल में बेल वेल नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि सिविल में क्या है, FIR नहीं है, आपको पकड़ा नहीं जा रहा है तुरंत, ठीक है। सर। क्रिमिनल में ही बेल हुई, तो लेट सपोज डाउरी का केस हुआ, डाउरी क्या है, क्रिमिनल लॉ है, ठीक है। मान लो आपकी शादी किसी से होती है, डाउरी का कुछ केस बनता है, और आपने कुछ इधर उधर करके भाई बोला कि ये पति जो है ऐसा ऐसा कर रहा है, आपके घर परिवार वालों ने बोला, उसको लोग पकड़ के ले गए थाने में, ठीक है। उसका मतलब वो, क्योंकि क्रिमिनल एक्ट है, आप बोलोगे तो वो पकड़ के ले जाएंगे, क्योंकि लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। अब बेल होगी या नहीं होगी, ये किस पे डिपेंड करता है कि जो ऑफेंस है, मतलब जो डाउरी है, वो बेलेबल ऑफेंस है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है। बेल का मतलब आपको इंटरिम रिलीफ देना है। जैसे मान लो आपने किसी को पकड़वा दिया, भाई जरूरी नहीं है ना कि उसने वो चीज़ की हो, मैं किसी को भी झूठा आरोप भी तो लगा सकता हूँ भाई क्रिमिनल का। ऐसे मान लो चोरी हो गई, चोरी हो गई तो एक होता है ना एक्यूज, कौन चोरी किया मुझे थोड़ा ना पता है, मैं आपको प्राइमा फेसी बता सकता हूँ भाई ये चोरी किया है वो चोरी किया, तो पुलिस क्या करेगी, मैंने FIR चोरी पे कर दी, पुलिस उनको पकड़ के ले जाएगी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उन सब चीज़ों पे क्या होती है, बेल होती है। तो कुछ ऑफेंस कौन से होते हैं, बेलेबल होते हैं। बेलेबल का मतलब उस पर बेल जारी की, बेल क्या है, एक तरह से बेल ऐसा है कि भाई जुडिशरी में आपको पकड़ा, पुलिस पकड़ लेगी 24 घंटे में, आपको पता है कि मजिस्ट्रेट के सामने वो करेगी, आपको मतलब डिटेन करेगी, आपको जेल में डालेगी। तो जब आप लॉयर को ले आओगे तो आप लॉयर को क्या बोलोगे कि भाई मैंने ये सब ये एक्ट नहीं किया, ये क्राइम नहीं किया, मतलब आपको कोई पकड़ के ले गया, तो आप बेल के लिए पिटीशन डालो, बेल के लिए अप्लाई करोगे वहाँ पे, ठीक है। तो बेल के लिए अप्लाई करोगे तो पहले क्या देखा जाएगा कि क्या वो जो क्रिमिनल एक्ट है वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, जो भी ऑफेंस है वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। तो इस पे अपने को नहीं जाना है कि कौन सा बेलेबल होता है कौन सा नॉन बेलेबल होता है, ये बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा कि बेलेबल ऑफेंस कौन सा है नॉन, क्योंकि ये NCERT में लिखा है, बेल वर्ड बस लिखा होता है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, कि बेल होता क्या है। तो बेल कहाँ, पहले बेल आपको समझ में आ गया बेल कहाँ पे है, मतलब सेक्शन 2A ऑफ CRPC। देखो CRPC क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट है,
क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट होता है, ठीक है? उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 2A में, वहाँ पे क्या डिफाइन हुआ है, बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, ठीक है? अब बेल कहीं पे डिफाइन नहीं है, देखो ऊपर पहला लाइन क्या लिखा हुआ है, बेल इज नो वेयर डिफाइंड इन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है? मतलब कहीं बेल को डिफाइन नहीं किया गया कि बेल का मतलब है क्या, वो कहीं डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है? लेकिन जनरल टर्म में बेल का मतलब क्या होता है, बेल का मतलब क्या होता है भाई, देखो अगला टर्म क्या लिखा है, द टर्म बेल, बेल एग्जिस्ट क्यों कर रही है, क्योंकि इंडियन जुडिशरी बिलीव्स दैट अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, राइट? आप ये वर्ड सुने हो ना कि वो बंदा इनोसेंट है, जब तक आपका मैं मतलब जो गिल्ट है, जो भी अपराध है वो प्रूव ना कर दूं, तब तक आपको इनोसेंट माना जाता है। ये लाइन आपको पता है, हर जगह सुनते होंगे आप ये चीज़। यस सर। तो इसका मतलब क्या है भाई, ऐसे ज़बरदस्ती मैं आपको ले जाके नहीं किसी थाने में डाल दूँगा या किसी को भी डाल दूँगा। जब आपके खिलाफ कोई चार्ज भाई आप बोल दिया गया भाई मर्डर हो गया, ये हो गया। अब मान लो विटनेस ही नहीं मिला, आपने मर्डर किया नहीं, मर्डर वेपन ही नहीं मिला पुलिस को, तो इसका मतलब आपने मर्डर नहीं किया। तो इसलिए अपने को वो जो भी पुलिस है जब चार्जशीट फाइल करती है, तो मैंने आपको बताया, तो उस चार्जशीट में इनको दिखाना पड़ेगा ना भाई ये चीज़ें हैं, ये ऑफेंस मिला, ये विटनेसेस थे, ये मतलब जैसे ये वो था जिससे इन्होंने मारा, लेट सपोज बंदूक बरामद हो गई, या होता है ना लोग बॉडी फाइंड करते हैं, या उसके इन एंड अराउंड से आप कभी भी कोई केस देखोगे, कभी किसी पे देखना, तो वहाँ पे क्या होता है जनरली जब फाइल कर रहे होते हैं तो इनको प्रूव करना पड़ता है, पुलिस को प्रूव करना पड़ेगा कि जब मैं आपको पकड़ा हूँ, मान लो मैं पुलिस हूँ, मैं आपको पकड़ा हूँ, तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि आप गिल्टी हो, तभी तो भाई आपको सज़ा दी जाएगी। तो तब तक क्या हो आप, तब तक मतलब तब तक क्या हो, मतलब आप एक्यूज हो, एक एक्यूज समझते हो, मतलब मैंने आपके ऊपर एक्यूजेश मतलब एक्यूज्ड हो, मतलब आपके ऊपर एक्विजिशन है कि भाई आपने ये काम किया है। ऐसे मैं आज बोल दूं भाई कि आपने मर्डर किया है, तो अभी के लिए क्या हो, आप एक्यूज हो, आप पकड़ा भी गए तो आप एक्यूज हो। तो इनोसेंट तब तक आपको इनोसेंट, मतलब इंडियन जुडिशरी क्या मानती है आपको, तब तक इनोसेंट मानेगी जब तक मैं प्रोड्यूस नहीं कर दूंगा सारे एविडेंस। एविडेंस का मतलब कि भाई मर्डर वेपन क्या है, आपने किसको मारा, क्या मॉडस ऑपरेंडी थी, क्या फॉरेंसिक जांच वाँच होती है ना, हर चीज़ें मैं रिपोर्ट रिपोर्ट करके मतलब मैं प्रूव ना कर पाऊँ कि भाई आप ही हो, तब तक मैं आपको इनोसेंट मानूंगा एज अ जुडिशरी, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो इसीलिए बेल डर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ऐसे तो सबको कोई भी कुछ भी बोल देगा ना भाई, ऐसे तो पुलिस का पावर ऐसा होगा कि भाई पुलिस किसी को भी पकड़ के ले जाएगी। मान लो जैसे मैं जानता हूँ पुलिस को, और मैं बोलूँ कि ये भाई ये लड़की है, इसने मर्डर किया है या इसने ये किया है, तो आपको तुरंत पकड़ के ले जाएगी, क्योंकि वो भाई ऑफेंस आपने कर दिया, एफआईआर होगी, क्योंकि वो क्रिमिनल वाला एफआईआर हुआ, तो मतलब आपको पकड़ के ले जाएगा कोई। तो अगर बेल एग्जिस्ट ना करे तो फिर आपको बाहर, मतलब आपको बाहर आने का फिर अधिकार ही नहीं होगा, आप तो हमेशा उसमें रहोगे, जेल में रहोगे। और आप जान रहे हो कि प्रूव करने में टाइम लगता है भाई, महीनों लग जाएंगे प्रूव करने में किसी चीज़ को, सही प्रूव करना हो या गलत प्रूव करना हो, महीनों लग जाएंगे। आपने ऐसा सुना है 18 साल बाद, 18 साल तक केस चलता है, फिर भी पता लगता है इन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसा सुना है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। बहुत सारा आप सुनोगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अननेसेसरी जेल में बंद हैं, क्योंकि प्रूव ही नहीं हो रहा है कि भाई वो चीज़ कुछ की हुआ है, ठीक है? तो समझ में आ रहा है बेल का कॉन्सेप्ट। तो बेल का कॉन्सेप्ट क्या है, बेल का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको उस जेल से उस टाइम के लिए बाहर निकाला जाए, ठीक है? समझ रहे हो? आपको उस टाइम से जेल से बाहर निकाला जाए। अब देखो जैसे केजरीवाल देखो जेल में बंद है, याद है आपको केजरीवाल जेल में बंद है। यस सर। तो देखो जब जेल में बंद थे तो इन्होंने बेल का पिटीशन डाला था कि मुझे बेल दे दो, ये दे दो, मेरा हेल्थ ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। तो उनको कोर्ट ने क्या किया, कुछ दिन के लिए बेल पे बाहर कर दिया, फिर पकड़ लिया। समझ रहे हो आप? यस। तो अब उन्होंने देखो मर्डर, चोरी ये सब तो नहीं किया है, वो हो सकता हो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस हो। अब ऐसा नहीं कि वो खून करके कोई अंदर बैठा हुआ है तो उसको बाहर कर देंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अपने को ऑफेंस देखना पड़ेगा, ऑफेंस वो बेलेबल है तभी आपको बेल मिलेगा, अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो आपको बेल नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? तो जो मैं आपको बस ऊपर ऊपर ऐसे बता दे रहा हूँ, मतलब मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस कैसा होता है, जैसे जैसे टेररिस्ट एक्टिविटी है कहीं, मान लो ठीक है, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी अगर लगा कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी है, तो वो क्या मतलब, मान लो आपने हथियार उठा के कहीं गोलीबारी कर दी, जैसे पार्लियामेंट पे गए और आपने अटैक कर दिया, जैसे हुआ था ना 2001 में, वो सब ऑफेंस नॉन बेलेबल है। उसमें वो बंदा आके नहीं बोलेगा कि मुझे बेल करवा दो, मुझे कुछ दिन के लिए छोड़ दो, वो फिर नहीं, वो फिर मर्सी पिटीशन में चला जाता है। वो सब मर्सी पिटीशन होता है कि भाई आपको छोड़ा जाएगा या नहीं छोड़ा जाएगा, और वो सब प्रेसिडेंट के ऊपर आता है, वो आप बाद में देखोगे। तो अभी आपको समझ में आ रहा है ना, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, इनके ऊपर क्या है, इनके ऊपर बताओ, ये जो अपना केजरीवाल है, इनके ऊपर क्या ऑफेंस है, मतलब किस चार्ज में अंदर गए हैं? सर इनके ऊपर बेलेबल ऑफेंस है।
नहीं, नॉन लिख बेलेबल, हाँ, बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन कौन-सा ऑफेंस है? क्या है? क्या चार्ज है? सर लिकर केसेस में गए थे वो। हाँ, तो मतलब भ्रष्टाचार का है, समझ रहे हो? भ्रष्टाचार टाइप का, यस। करप्शन केसेस है, तो करप्शन केसेस में भाई पकड़ लिया गया, क्रिमिनल एक्ट था भाई, इस तरह का है, वो बेलेबल है, तो बेलेबल है तो उनको बेल मिल गया, समझ रहे हो? तो एक आप उस पे पॉइंट लिखना अपनी कॉपी पे, एक होता है बेल और एक होता है पेरोल, ठीक है? एक होता है पेरोल और एक होता है बेल, ठीक है? सर तो रिपीट कभी करना। बेल, BAL, ये तो आप देख ही रहे हो, एक होता है यस पेरोल, सर। PAYROLL, पेरोल, ठीक है? तो ये पेरोल वर्ड पढ़ना, और कल जब अपन मिलेंगे तो इस पे पेरोल पे डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। एक बार क्वेश्चन आया था, ठीक है? तो ये करंट का क्वेश्चन था, पेरोल पे जब क्वेश्चन आया था, ठीक है? लेकिन बेल लिखा हुआ है तो इस वजह से थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि भाई बेल एनसीईआरटी में लिखा है, तो बेल कहीं डिफाइन नहीं है, पहली बात ये पता होना चाहिए। क्रिमिनल में कुछ ऑफेंसेस होते हैं बेलेबल, कुछ नॉन बेलेबल, बेलेबल पे अपन बेल दे सकते हैं, ठीक है? अब आपको देखो अगला लाइन क्या लिखा है, बेल इंपॉर्टेंट सेफगार्ड क्या है, राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड टू प्रोवाइड देम अ वे आउट ऑफ कस्टडी वेयर देयर आर सफिशिएंट प्रूफ दैट पर्सन वुड नॉट बी ऑफ एनी हार्म टू द सोसाइटी व्हेन फ्रीड फ्रॉम द डिटेंशन, समझ रहे हो आप ये चीज़? कि भाई केजरीवाल को छोड़ा गया तो जब डिटेंशन में थे, मतलब वो अभी अभी उनका अपराध प्रूव तो नहीं हुआ है भाई, अभी अभी केसेस चल रहे हैं, अभी जांच चल रही है, तो अभी अपराध तो प्रूव नहीं हुआ, तो जब तक अपराध प्रूव नहीं होगा तब तक क्या होगा? तब तक भाई उनको ऐसा माना तो नहीं जाएगा कि वो गिल्टी है। तो अगर कोर्ट को लगता है कि इस बंदे को मैं बाहर सोसाइटी में इन बंदे को छोड़ दिया जाए और कोई हार्म अवेलेबल, मतलब कोई हार्म नहीं होगा सोसाइटी को या किसी इंडिविजुअल को, और कोर्ट को ये लगता है कि कोई सफिशिएंट प्रूफ, अभी तक पुलिस वालों ने कोई सफिशिएंट प्रूफ दिया नहीं है कि भाई इनके ऊपर जो भी ऑफेंस है एक्यूज किया गया है, जो चार्जेस लगाए गए हैं, ये सही है, समझ रहे हो आप? तो यस सर। उनको बेल दिया जा सकता है, ठीक है? समझ गए? अब ये नीचे वाला, ये वाला अभी मैं लास्ट में आपको ये ब्लॉग खोल के बेल वाला बताता हूँ। लास्ट में एक बार ये खोल के मुझे स्क्रीन चेंज करनी पड़ी, तो ये जो ब्लॉग है ना, तो कोई भी जब नया टर्म आएगा तो आप हमेशा उस पे, जैसे ये टर्म बेल वाला है, आपको जैसे, अब इसको मैं इंक्लूड नहीं कर सकता इसमें, ये आपको जब नोट्स जाएगी तो आपको थोड़ा सा देख लेना है, मतलब पढ़ लेना है, एक रीडिंग बस देना है, क्योंकि ये सब क्या है, लॉ वाले टर्म है, ऐसा लॉ तो आपका ऑप्शन नहीं है, कुछ है नहीं, तो उसका एक लिमिट होता है ना कहाँ तक आप उसको पढ़ोगे, तो ऐसा आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो कुछ कुछ साइटें होती हैं, मैं आपको बता दूंगा, एक IP लीडर करके साइट है, और एक दो साइटें और है जहाँ पे आपको ठीक ठाक ब्लॉग मिल जाएंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा किसी भी चीज़ के लिए। PRS वेबसाइट है, PRS, इस पे आपको थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा उसके लिए, ठीक है? वैसे मैं ये अभी खोल के आपको बता दूंगा। तो बेल, थोड़ा बहुत आइडिया लगा बेल क्या होता है, समझ आया ना बेल? यस सर। अभी मैं इसको और थोड़ा सा इलेबरेट करता हूँ, ठीक है? तो अभी जो ऊपर वाला केस था, इसमें उसमें जो भी हमने देखा, पुलिस का रोल क्या, आपको क्या लगता है पुलिस का क्या रोल है? पुलिस का क्या रोल है? पहला रोल क्या होगा पुलिस का भाई, कि वो इन्वेस्टिगेट करे भाई, कंप्लेन आई तो इन्वेस्टिगेशन करेगा वो, ठीक है? जो भी कंप्लेन आ रही है, अब पुलिस को लगता है कि भाई एविडेंस है, जो भी एक्यूज किया है, तो वो क्या करेंगे, वो चार्जशीट फाइल करेंगे, ठीक है? पहले तो एविडेंस निकालेंगे और उस एविडेंस के आधार पे क्या करते हैं वो लोग, चार्जशीट। चार्जशीट का मतलब आप समझते हो? चार्जशीट का मतलब, जैसे मैं बोलूँ कि आपको मैंने पकड़ लिया, मान लो मैं पुलिस हूँ, मैंने आपको पकड़ लिया, तो मैं बोलूँगा कि भाई आपने ये ऑफेंस किया, मान लो मैंने आपको किसी भी चार्ज में पकड़ा, तो चार्जशीट का मतलब मैं बताऊँगा कि भाई इस लड़की को मैंने इस धारा में पकड़ा है। धारा समझते हो? धारा मतलब सेक्शन, कि भाई आर्टिकल मतलब सेक्शन 304, लेट सपोज किसी को डाउरी में पकड़ रहे हो, तो उसका सेक्शन आप मेंशन करोगे ना, मान लो जैसे कल को आप IPS IAS बनते हो, आप लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हो सारा, ठीक है? तो आपको सेक्शन जनरली जब आप एकेडमी में जाओगे, जो ट्रेनिंग होता है ना, तो अगर पुलिस का ट्रेनिंग जो होता है, उनको सेक्शंस याद करवाए जाते हैं कि 304 भाई मर्डर है, 306 ये है, 300 जैसे सुसाइड का 306, ऐसे अलग अलग सबके सेक्शन है, वो जो CRPC वाले सेक्शन है वो आपको पूरा याद करवाया जाएगा, ठीक है? क्योंकि जब आप चार्जेस लगाओगे तो सेक्शन के बेसिस पे लगाओगे ना, बिना लॉ के थोड़ी ना आप किसी पे चार्ज चार्ज लगाओगे। तो चार्जशीट में वही लिखा होता है, समझ रहे हो? चार्जशीट का मतलब उसमें लिखा होगा कि भाई फलाना बंदा पकड़ा है, फलानी बंदी पकड़ाई, तो उसको किस बेसिस पे मैंने क्या 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 धाराएं मैंने लगाई हैं, जिसके बेसिस पे मैंने उसको पकड़ा है, ठीक है? समझ रहे हो? यस। ठीक है। तो यहाँ देखो वही लिखा है कि पुलिस पहले इन्वेस्टिगेट करेगी, चार्जशीट फाइल करेगी, ठीक है? अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन बनाए रखी है जो पुलिस को फॉलो करनी चाहिए, कि जब भाई आप मान लो पुलिस अधिकारी बन जाते हो, आप किसी को अरेस्ट करते हो, डिटेन करते हो, इंटरोगेट करते हो, तो मारा पीटी नहीं करने लगोगे ना किसी से। वह पकड़ लिए तो मारपीट कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, या जैसे होता है ना, जैसे मूवी में दिखाता है
कि हाथ पैर तोड़ दिए, कुछ कर दिए, तो एक गाइडलाइन होगा ना मतलब। ऐसे तो नहीं है कि आप किसी को भी पकड़ लोगे और कुछ भी उगलवा लोगे। तो ऐसे पहले चलता था, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन रखी है, समझ रहे हो? तो देखो यहाँ पे पहला लाइन क्या लिखा है, पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर और बीट और शूट एनीवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। मान लो आपको पूछताछ के लिए कोई पुलिस वाला पकड़ के ले गया, तो पुलिस को टॉर्चर अलाउ नहीं है कि आपको भाई झापड़ मारने लगे, आपको टॉर्चर करने लगे। ऐसे आपने देखा है बर्फ की सिल्ली, उसमें मूवीज में दिखाता है बर्फ की सिल्ली पे लिटा दी है, देखा है मूवीज वगैरह में। तो सब क्या है, टॉर्चर है। वो टॉर्चर पुलिस को नहीं करना है, वो अलाउ नहीं है पुलिस को टॉर्चर करना। समझ रहे हो? पुलिस टॉर्चर नहीं कर सकती किसी को भी पकड़े, किसी को बीट नहीं कर सकती, गोली नहीं मार सकती, ठीक है? वो लोग किसी भी तरह का पनिशमेंट नहीं दे सकते, ठीक है? मतलब मान लो छोटा-मोटा ऑफेंस आपने किया, तो वो लोग पनिशमेंट देने का अधिकार किसका है? मैंने बताया जुडिशरी का। ये लोग चार्जशीट फाइल करके छोड़ देंगे। अब जुडिशरी डिटरमाइन करेगी कि भाई ये धाराएँ लगी हैं और पुलिस ने ये एविडेंस दिया है, ये विटनेसेस हैं, ये है, वो है। उसके बेसिस पे कौन बताएगा कि भाई आप गिल्टी हो या नहीं हो, या आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए या नहीं? कौन बताएगा? कोर्ट। सर, यस सर। कोर्ट बताएगी, चाहे डिस्ट्रिक्ट वाली हो चाहे वो। समझ रहे हो आप ये चीज़? तो पुलिस का रोल थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? यस। बहुत ज़्यादा इसमें याद नहीं करने वाला है, बस ऐसे ही वहाँ लिखा हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको जब देखो तो आपको थोड़ा सा समझ में आए, ठीक है? अब देखो ये याद करने वाली चीज़ है, आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अभी हमने क्या पढ़ा कि क्या गारंटी करता है? क्या गारंटी करता है? वो सबको लॉयर मिले। अभी हमने पढ़ा ना ऊपर, यस सर। ठीक है? आर्टिकल 22 में हमने क्या पढ़ा ऊपर? ऊपर हमने पढ़ा ना कि भाई लॉयर मिलना चाहिए। हाँ, ये देखो कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी पर्सन हैज़ अ फंडामेंट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर, मतलब आपको कोई ना कोई डिफेंड करे, मतलब आपको लॉयर मिलना चाहिए, ठीक है? अगर आपके पास लॉयर नहीं है, तो आर्टिकल 22 से भी था। तो अब देखो आर्टिकल 22 में और क्या-क्या लिखा हुआ है। तो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ गारंटी टू एवरी अरेस्टेड पर्सन द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट। क्या-क्या फंडामेंटल राइट है आपके पास? राइट टू बी इन्फॉर्म एट अ टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड। बताओ इसका मतलब क्या हुआ? राइट टू बी इन्फॉर्म का मतलब, राइट टू बी इन्फॉर्म, जब आपको अरेस्ट किया जाए तो राइट टू बी इन्फॉर्म, इसका मतलब क्या है? सर कि जो पर्सन अरेस्ट हुआ है उसको, उसकी फैमिली वगैरह को इन्फॉर्म। नहीं, राइट टू बी इन्फॉर्म उसकी फैमिली नहीं, आपको बताना भाई। जैसे मान लो मैं पुलिस हूँ, आपको पकड़ लिया, तो राइट, ये आपका अधिकार है भाई, पकड़े आप जा रहे हो ना। तो आर्टिकल केस 22 में रिस्पॉन्स। अधिकार किसका है? आपका, जो पकड़ा जा रहा है। तो जो पकड़ा जा रहा है उसका क्या अधिकार है? राइट टू बी इन्फॉर्म एट अ टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड। मैंने आपको पकड़ लिया, मान लो मैं पुलिस हूँ, तो आपका क्या अधिकार है? आप मुझसे पूछोगे भाई क्या जुर्म किया है मैंने जो मुझे पकड़ रहा हूँ, समझ रहे हो? और फिर यस सर। मेरी ड्यूटी है कि मुझे बताना पड़ेगा कि भाई ये जुर्म किया है आपने, कि ये मर्डर किया है या डाउरी किया है या जो भी चोरी की है, जो भी किया हुआ है, ठीक है? तो राइट टू बी इन्फॉर्म मतलब आपको पता होना चाहिए। जब आपको पकड़ के कोई पुलिस ले जा रही है तो आपको बताना, आपको पता होना चाहिए। और वो आप किससे पूछोगे? जो आपको पकड़ने आ रहा है, आप उससे पूछोगे भाई किस जुर्म में मुझे पकड़ रहे हो? तो राइट टू बी इन्फॉर्म, तो समझ गए राइट टू बी इन्फॉर्म का मतलब? यस सर। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे योगी जी अपने वो है ना, जब वो गोरखपुर में थे, जब वो एमएलए थे, मतलब एमपी नहीं थे, एमएलए टाइप के थे, तो उनकी वो चलती थी, मतलब हिंदू युवा वाहिनी में भी तो वो थे। तो ये लोग क्या करते थे, मतलब जैसे वो हुआ बजरंग दल और इस तरह के, तो ये लोग थोड़ा सा उपद्रव करते हैं। उपद्रव इन द सेंस, कभी वो आया, मान लो कुछ जैसे होता है ना वैलेंटाइन डे में कुछ पकड़ लेंगे किसी को और इस तरह का। तो कभी-कभी क्या होता था, जब लगता था ऐसे मुस्लिमों का कुछ त्योहार आ रहा है, तो इनकी स्पीचेज़ अलग-अलग इस तरह की रहती थी जो कम्युनल है। तो तो ये क्या करते थे, मतलब गौर पुलिस वाले क्या करते थे, इनको डिटेन कर लेते थे, अरेस्ट कर लेते थे कुछ दिनों के लिए। तो उनको बताया जाता होगा, तो पूछते होंगे भाई क्यों पकड़ा जा रहा है, तो उनको राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है, तो उनको बताया जाता होगा कि आप बाहर रहेंगे, तो आपके बाहर रहने से क्या होगा, हो सकता है भाई कम्युनल टेंशन बढ़ जाए, क्योंकि आपको जानने वाले बहुत हैं, आपको मानने वाले बहुत हैं। समझ रहे हो राइट टू बी इन्फॉर्म का मतलब? ठीक है, जब आपको पकड़ा जाए तो आपको बताया जाए, ठीक है? दूसरा देखो, राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। कहने का मतलब, मैं आपको पकड़ लिया, तो आपको मजिस्ट्रेट, मतलब जो मजिस्ट्रेट मतलब कोर्ट समझते हो आप, वही सबऑर्डिनेट कोर्ट, या तो कोर्ट में ले जाऊँ, या तो मजिस्ट्रेट में ले जाऊँ, या तो बहुत तरह के मजिस्ट्रेट होता है उसमें, आपको होता है ना, एक ही टर्म है, बहुत हर जगह यूज़ होता है। तो जनरली क्या होता है, मतलब सीजेएम एक पोस्ट होती है, तो मजिस्ट्रेट की एक पोस्ट होती है,
और अलग-अलग स्टेट पे वेरी करती है कि किस तरह से वो लोग वो कर रहे हैं। ऐसे यूपी में जो होगा जैसे उनका वो होगा, वो अलग है। हो सकता हो बंगाल में जो इस तरह की पोस्ट हो, उसको रिक्रूट करने का तरीका अलग हो, तो अलग-अलग तरह की पोस्ट होती है। तो राइट टू बी प्रेज़ेंटेड का मतलब कि आपको आप ये नहीं भाई 24 घंटे से ज़्यादा मैं आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है? 24 घंटे के अंदर-अंदर मुझे आपको मजिस्ट्रेट के सामने रखना है, आप समझ रहे हो? मतलब मजिस्ट्रेट यानी जज के सामने आपको ले जाके रखना है कि भाई इस बंदे को या इस लड़के को इस लड़की को मैंने अरेस्ट किया, ये चार्जेस थे, इस बेसिस पे अरेस्ट किया गया। तो राइट टू बी प्रेजेंटेड। नहीं तो ऐसे क्या होता था पहले कि भाई लोग पकड़ के ले गए और मतलब क्या होगा, मान लो 24 घंटे में नहीं वो कर रहे तो लोग गायब करवा देते हैं, आप समझ रहे हो? भाई मैं पुलिस हूँ, मेरे पास अधिकार है, मैं आपको गोली मार के फेंक दूंगा कहीं फिर तो आपको अरेस्ट भी कर लिया, आपको रास्ते में ले जाते मैं मार दिया। आपने सुना इनकाउंटर हो जाता है, ये सब सुना इनकाउंटर हो जा रहा है। सर। तो देखो इसमें अरेस्ट करने के बाद देखो ये लिखा है ना राइट टू प्रेजेंटेड बिफोर मजिस्ट्रेट। तो आपने आपने ध्यान दिया होगा अगर पहले कभी टीवी पे देखा होगा, जब उन लोगों को जैसे अतीक अहमद था उसको ले आ रहे थे वहाँ से पंजाब से, ठीक है? तो वो तो खैर शिफ्टिंग ऑफ वो था कि जेल शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन जब उनको पहली बार पकड़ा गया होगा ना, किसी बंदे को पहली बार पकड़ा गया होगा तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको प्रेजेंट करना होता है मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है? तो जो लोग बोलते हैं ना पुलिस का पावर मिसयूज हो रहा है, इसी सब से मिसयूज होता है कि 24 घंटे में नहीं दिखाते होंगे या इनकाउंटर कर दे रहा है, ठीक है? लेकिन आपके पास राइट है, आपके पास राइट क्या है, राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट। अगर आप मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाओगे तब वो हैबियस कॉर्पस, मैं आपको बाद में बताऊंगा, तब हैबियस कॉर्पस कभी कभी हो जाता है। जैसे वो मूवी देखी आपने, दृश्यम देखी, दृश्यम? नहीं सर। देखना कभी टाइम मिलेगा तो, उसमें ये सब थोड़ा सा ऐसे समझने के लिए, ऐसा नहीं कि बड़ा बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैं आपको जब वो पढ़ाऊंगा तो आपको बता भी दूंगा थोड़ा खोजने के लिए। तो खैर, तो ये समझ में आ रहा है, पहला राइट टू बी इन्फॉर्म्ड और दूसरा क्या है राइट टू बी प्रेजेंटेड, ठीक है? अब तीसरा क्या है, राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर ड्यूरिंग अरेस्ट। आपको पकड़ के मैं वही बर्फ़ की सिल्ली पे और ये सब नहीं लेटाऊंगा, मतलब इस तरह का काम नहीं होता है, ठीक है? वो बस दिखाने वाली बात है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, तो एक तो राइट टू बी इन्फॉर्म एक बार आप पढ़ लोगे याद रहेगा। 24 घंटे है ये सब बात हो गया, लिख देगा 12 घंटे। तो 12 घंटे गलत है, समझ रहे हो? ये क्या है 24 घंटे, मतलब यहाँ पे फैक्ट पे यूपीएससी खेलता है ना, तो 12 घंटे लिख देगा तो गलत हो जाएगा। 24 घंटे में होता है। राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड, ये तो मैंने आपको विजुअलाइज करवा दिया। अब देखो तीसरा पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कन्फेशंस मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज, समझ लो? मतलब आप मान लो कस्टडी में हो, पुलिस कस्टडी, मान लो मैं पुलिस को आपको पकड़ के ले गया मैं, तो कन्फेशन आप समझते हो? कन्फेशन मतलब आप कुछ बयान दोगे ना कि भाई अच्छा मैंने बोला कि आपको मैं मर्डर के केस में गिरफ्तार कर रहा हूँ, तो मान लो आप मर्डर के केस में गिरफ्तार हो गया, मैं आपको अपने थाने लेके आया, अब आप कन्फेशन, आपसे कन्फेशन ले रहा हूँ। कन्फेशन मतलब कि भाई ये जुर्म मैंने किया है, ये जुर्म मैंने किया, फिर क्या होता है पुलिस साइन करवाती है उस पे कि अच्छा ये कन्फेस कर रहे हैं ये चीज़। तो कन्फेशन में अगर आप मान लो आपने बोल दिया कि भाई मैंने ऐसा भी बहुत सारा सीरीज है उसमें लोग कन्फेस करते हैं फिर बाद में डिनाई कर जाते हैं, जब जुडिशरी के सामने, मतलब जब मजिस्ट्रेट के सामने जाते हैं तो डिनाई कर जाते हैं। क्यों? तो उस दोनों क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि कन्फेशन मेड इन द पुलिस कस्टडी वो एविडेंस की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता, समझ रहे हो? मतलब यस। अगर आप कल को मैं आपको पकड़ लूँ और आप बोल दो नहीं मैंने तो मर्डर किया है भाई, मतलब मैं बोलूँ कि आप मर्डर आपने किया है, मैंने इसी उसमें किया हुआ है, आपको गिरफ्तार, आप बोल दो भाई मैंने मर्डर किया है, तो आपका वो जो इवन आप साइन भी कर दो तो आपका जो कन्फेशन है ना कि मतलब आपने मर्डर किया है, वो चीज़ अगर मैं फिर आपको जब ले जाऊँगा ना, जब जुडिशरी में उसको मुझे, क्योंकि चार्जशीट मैंने बना ली, वो कर लिया मैं एज़ अ पुलिस, अब वो चार्जशीट फाइल होगी कोर्ट में, तो जब कोर्ट में चार्जशीट फाइल होगी तो क्या होगा, विटनेसेस बुलाए जाएँगे, एविडेंसेस जो होंगे वो मैं पेश करूँगा अदालत में, समझ रहे हो? सिम तो उस टाइम आप बोलोगे कि भाई ये कन्फेशन तो मैंने दिया ही नहीं था, ये कन्फेशन इन लोगों ने ज़बरदस्ती लिया था, इस तरह का आप कुछ भी बोल सकते हो, समझ रहे हो? तो उस टाइम मुझे विटनेसेस, क्यों आप देखते हो ना विटनेसेस की ज़रूरत पड़ती है, वह आपने वो किया तो विटनेसेस की ज़रूरत पड़ रही है, तो क्या आप कुछ भी बोलोगे, आप कुछ भी कन्फेस कर लोगे और कल को आप डिनाई कर जाओगे, तो उसको हम एविडेंस की तरह पुलिस यूज़ नहीं कर सकती, मतलब वो एविडेंस नहीं है, मतलब कहने का मतलब आप बोल दो कि मैंने खून किया है, तो भी वो एज अ एविडेंस नहीं माना जाएगा कि आपने खून किया है, कल को आप डिनाई कर सकते हो कोर्ट में जाके, हो सकता है और लोअर कोर्ट में आप डिनाई ना करो, आप अपर कोर्ट में जो हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में आप डिनाई कर दोगे इसको, समझ रहे हो ये चीज़? तो ये लाइन याद रखना, मतलब अगर नहीं पता है तो, मतलब नहीं तो याद रखना, ठीक है?
याद क्या रखना है, आप समझ में आ गया ना? कन्फेशन जो भी पुलिस कस्टडी में होगा, वो एविडेंस की तरह यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है? ठीक है? यस। अब देखो लाइन ये वाली याद रखनी है, अ बॉय अंडर 18 ईयर नहीं 15 ईयर। लाइन क्या बनेगी, अ बॉय और गर्ल अंडर 18 ईयर। 18 साल से कम नहीं, 15 साल से कम जो भी बच्चे हैं, या चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है? तो 15 साल से कम का जो भी बच्चा है, एंड वुमेन, वुमेन का मतलब समझ रहे हो आप? वुमेन का मतलब फिर वो एज उसका कुछ भी हो। तो देख रहे हो दोनों लाइन समझ रहे हो आप? लड़का 15 साल का और लड़की चाहे कितने भी एज की हो, उसको कैन नॉट बी, क्या होगा उसको, कैन नॉट बी कॉल टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग। समझ रहे हो? केवल क्वेश्चनिंग के लिए मैं उनको बुलाया नहीं जा सकता। 15 साल से कम के बच्चे को और किसी भी लड़की या औरत को पुलिस स्टेशन में बुलाया नहीं जा सकता केवल क्वेश्चनिंग के लिए, समझ रहे हो? और ये चीज़ आर्टिकल 22 में नहीं लिखी हुई है, ये जो लाइन है ना, ये आर्टिकल 22 में नहीं है, तो ये ध्यान रखना, ये आर्टिकल 22 में नहीं है, ये कहाँ पे है, क्रिमिनल लॉ में ऐसा है, ठीक है? समझ रहे हो? तो मान लो अगर मैं पुलिस हूँ तो मैं केवल क्वेश्चनिंग के लिए आपको नहीं बुला सकता। केवल ऐसा नहीं कि भाई क्वेश्चनिंग के लिए, तो आपने कभी देखा, ऐसा देखा है क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस जाती है घर पे, ये देखा है आपने? कोई सीरियल देखा है, क्राइम पेट्रोल है इस तरह का कुछ? यस। आप उसमें देखना कभी भी पुलिस कभी वुमेन को ऐसा ऐसे ऐसे फ़ोन पे बुलाती नहीं है, उसमें दिखाते भी होंगे बुलाते होंगे, लेकिन वो गलत है, केवल क्वेश्चनिंग के लिए बुला नहीं सकते। इनको जाना पड़ेगा, पुलिस को जाना पड़ेगा, आप समझ रहे हो? पुलिस को यस। उसके घर जाना पड़ेगा। जो भी लड़की है या औरत है या 15 साल का जो भी बच्चा अगर कम एज का है, तो केवल क्वेश्चनिंग के लिए उसको बोलो कि मैं फ़ोन करके बुला लूँ, मान लो मैं पुलिस अधिकारी हूँ और मैं फ़ोन करूँ तुम क्वेश्चनिंग के लिए, तो वो लोग मना कर सकते हैं। वो बोले नहीं आएँगे भाई, कोई औरत को मैं बुला रहा हूँ कि भाई तुम क्वेश्चनिंग है, क्वेश्चनिंग के लिए तुमको आना है, तो वो मना कर सकते हैं, आप समझ लो। तो उनको केवल क्वेश्चनिंग के लिए नहीं बुलाया जा सकता। अभी केवल क्वेश्चनिंग के लिए, ये नहीं कि भाई मर्डर-वर्डर करके बैठा है तो पकड़ेंगे नहीं, वो बात नहीं है। लेकिन केवल क्वेश्चनिंग के लिए, ठीक है? किसी चीज़ की क्वेश्चनिंग के लिए, समझ रहे हो आप? यस। तो ये थोड़ा बहुत समझ में आया आर्टिकल 22, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कुछ इम्पोर्टेंट था। पुलिस का रोल तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बेल वाला थोड़ा आपको समझ में आ गया, ठीक है? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यस। अब पुलिस को क्या करना चाहिए अरेस्ट में, डिटेंशन में, इंट्रोगेशन में, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी। उस गाइडलाइन को क्या बोलते हैं, डी के बसु गाइडलाइन, ठीक है? क्या बोलते हैं, डी के बसु गाइडलाइन। तो जब भी क्वेश्चन आएगा पुलिस रिफॉर्म पे, जब भी क्वेश्चन आएगा किसी भी पुलिस उस पे, जुडिशियल सिस्टम पे या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि क्या है, डी के बसु गाइडलाइन एक गाइडलाइन है जिसमें क्या लिखा हुआ है, किसी बंदे को अरेस्ट कर रहे हो, डिटेन कर रहे हो, इंट्रोगेट कर रहे हो, तो कैसे करोगे, समझ रहे हो आप? ठीक है? तो डी के बसु गाइडलाइन एक बार देख लेते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है, इस वजह से ऐसा मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया है, सारा लाइन आपके एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है? ये डी के बसु गाइडलाइन भी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखो आप क्या लिखा हुआ है, द पुलिस ऑफिशियल हु कैरी आउट द अरेस्ट और इंट्रोगेशन should wear clear, accurate and visible identification and name tag with their designation। समझ रहे हो? मान लो आपको कोई अरेस्ट करने आया, मैं अरेस्ट करने आया, तो मैं सिविल ड्रेस में नहीं चला आऊँगा। सिविल ड्रेस कहने का मतलब मैं जीन्स टॉप या जीन्स पैंट पहन के नहीं चला आऊँगा, ठीक है? समझ रहे हो ना? मतलब जब भी यस आप सर। इंट्रोगेट करने या अरेस्ट करने किसी को जाओगे, चाहे मान लो आप ही अधिकारी बनते हो, तो ऐसा नहीं कि भाई आप कैजुअल भाई जो भी ड्रेस है आप पहन के चले गए। आपको प्रॉपर, क्लियर, एक्यूरेट, विजिबल आइडेंटिफिकेशन, मतलब जो होता है ना, नाम टैग लिखा होता है, जो जो नेम का टैग लिखा होता है, ठीक है? जो भी नेम का टैग लिखा होता है, तो वो नेम टैग आपका दिखना चाहिए कि भाई ये अधिकारी ये है, ये अधिकारी ये है, इस तरह का दिखना चाहिए, ठीक है? समझ रहे हो? तो इस वजह से आप देखे होंगे जनरली लोग क्या होता है, नेम टैग वगैरह लगा के जाते हैं। तो ये ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है? जब आप अरेस्ट कर रहे हो, इंटरव्यू में, कहाँ लिखा हुआ है, डी के बसु गाइडलाइन, ठीक है? अब देखो यहाँ पे दूसरा लाइन क्या लिखा है, A memo of arrest should be prepared at time of arrest and should include the time and date of arrest। समझ रहे हो? मेमो ऑफ अरेस्ट का मतलब समझते हो आप? कि जैसे मैं बोलूँ कि मान लो आप किसी चीज़ का नोट्स बनाते हो ना, तो भाई मैं हम अरेस्ट करने जा रहे हैं तो उसका एक क्या बनाएँगे, मेमो बनाएँगे। मेमो मतलब एक एक खाका तैयार करेंगे उसका, ठीक है? उसमें हम क्या-क्या, मतलब आप पुलिस ऑफ़िसर हो तो आप क्या-क्या लिखोगे?
टाइम ऑफ अरेस्ट की भाई 6:57 पे इनको अरेस्ट किया गया, ठीक है। उसमें डेट लिखी होगी कि भाई 2 अगस्त को मैंने इनको अरेस्ट किया। प्लेस भी लिखा होता है कि कहाँ पे आप वो कर रहे हो, ठीक है। उसमें उसमें देखो जब आप अरेस्ट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, it should also be attested by at least one witness who could include a family member of a person arrested। समझ रहे हो, मतलब एक विटनेस भी होगा। ऐसे मान लो मैं आपको घर से पकड़ रहा हूँ या कहीं से पकड़ रहा हूँ किसी को, तो मुझे एक विटनेस भी चाहिए होगा। उस मेमो में मैं विटनेस भी लिखूंगा कि भाई ये पर्टिकुलर बंदा था जिनके सामने मैंने आपको अरेस्ट किया। समझ रहे हो। और देखो यहाँ पे क्या है, जो अरेस्ट मेमो है वो काउंटर साइन कौन कर रहा है, आप जो पर्सन अरेस्ट है वो काउंटर साइन करेगा। तो आप ऐसा मान के चलो एक पेज है, उस पेज पे क्या क्या लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है, डेट ऑफ अरेस्ट लिखा हुआ है। उस पे एक ऐसा बंदा है जिसके सामने आपको अरेस्ट किया जा रहा है, उसका वो लिखा हुआ है, विटनेस लिखा हुआ है, ठीक है। और अरेस्ट मेमो, जो अरेस्ट मेमो है वो काउंटर साइन हो रहा है। काउंटर साइन का मतलब कोई और साइन कर रहा है, आपके फैमिली मेंबर या किसी ने जिसने वो किया है। समझ रहे हो ये चीज़, ठीक है। अब अगली लाइन देखो क्या लिखा है, द पर्सन अरेस्टेड डिटेन्ड और बीइंग इंटरोगेटेड हैज राइट टू इन्फॉर्म अ रिलेटिव फ्रेंड और वेल विशर, ठीक है। जैसे आपने दृश्यम देखी नहीं है, लेकिन दृश्यम में क्या होता है कि जब उसको अरेस्ट करते हैं, मतलब जो हीरो है, ठीक है, अजय देवगन जो है उसको जब अरेस्ट किया जाता है या कोई मूवी में जब आप देखे होंगे अरेस्ट किया जाता है, तो उनके पास राइट है। राइट क्या है, राइट टू इन्फॉर्म अ रिलेटिव फ्रेंड और वेल विशर। तो वो एक अपने फ्रेंड को बुलाता है और उसको बताता है, उसको चीज़ें बताता है, मतलब अब वो उसके कान में बोलता है, लेकिन राइट टू इन्फॉर्म का मतलब कि वो कुछ बता सकता है, भाई मुझे पकड़ा जा रहा है, मुझे इस चीज़ के लिए पकड़ा जा रहा है, ठीक है। या इस तरह का कुछ भी आप बताओगे ना अपने वेल विशर है किसी को, ताकि लोगों को पता तो रहे भाई इस बंदे को अरेस्ट कर लिया गया। तो पर्सन अगर अरेस्ट हो रहा है, डिटेन भी हो रहा है। डिटेन का मतलब समझते हो ना, अरेस्ट होना और डिटेन होना। या इंट्रोगेट, इंट्रोगेट मतलब इंट्रोगेशन, आपका अगर इंट्रोगेशन होने वाला है, ठीक है। मैं बोलूँ कि आज आपको मैं भाई ये पर्टिकुलर वो है इंट्रोगेशन आपको बुलाऊँ, जैसे सीबीआई में बहुत सारे लोगों का इंट्रोगेशन होता है, तो उनके पास भी राइट है, राइट टू इन्फॉर्म अ रिलेटिव। समझ रहे हो आप जी, केवल अरेस्ट में नहीं होता है। अरेस्ट के टाइम में क्या होगा, एक मेमो बनाया जाएगा, ठीक है। अरेस्ट और इंट्रोगेशन आप कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक क्लियर विजिबल आइडेंटिफिकेशन के साथ उस पुलिस ऑफिसर को जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब मान लो ऐसा हो सकता है कि भाई मैं आपको अरेस्ट करूँ और आपका जो दोस्त यार या जो भी दोस्त है या रिलेटिव है वो बाहर रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट के बाहर, ठीक है। द टाइम प्लेस एंड प्लेस ऑफ अरेस्ट वेन्यू ऑफ कस्टडी मस्ट बी नोटिफाइड बाय द पुलिस। 8 से 12 घंटे में, 8 से लेके 12 घंटे के अरेस्ट के बाद अगर मान लो मैं आपको, जैसे मान लो अभी आप रह रहे हो यूपी में, ठीक है, लेट सपोज आप घूमने चले जाते हो केरला में, अकेले चले जाते हो आप घूमने, ठीक है। अब वहाँ कुछ हो गया, कुछ आपने पहले किया तो किया हुआ है, पुलिस आपको खोजते हुए पकड़ ली, भाई केरल में पकड़ ली, ठीक है। तो आपके फ्रेंड रिलेटिव तो बाहर रह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के बाहर रह रहे हैं, ठीक है। तो जो मैंने मेमो में लिखा है ना कि इस टाइम में इस प्लेस पे यहाँ-यहाँ मैंने आपको अरेस्ट किया, ये किया, वो नोटिफ़ाई पुलिस को करना है 8 से 12 घंटे में। कब, आपके रिलेटिव को। समझ रहे हो, 8 घंटे में आपके किसी न किसी रिलेटिव को, जैसे मान लो आपको केरल में पकड़ा गया, तो आपके किसी न किसी रिलेटिव को एज़ अ पुलिस ऑफिसर मैं अगर आपको पकड़ा हूँ तो मेरी ड्यूटी एक मुझे बताना पड़ेगा किसी फ्रेंड रिलेटिव को कि भाई इस पर्टिकुलर प्लेस पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे, इस पर्टिकुलर जगह पे मैंने उनको मतलब अरेस्ट किया था और ये रीज़न था कि जिस वजह से मैंने अरेस्ट किया। आप समझ रहे हो ये चीज़। तो ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी हैं, डीके बसु गाइडलाइन में। थोड़ा बहुत क्लियर है ना, गाइडलाइन टाइप की है ये। तो गाइडलाइन हमेशा क्या होती है, फॉलो नहीं होती है। गाइडलाइन तो लॉ नहीं है ना, गाइडलाइन का मतलब गाइडलाइन है। जैसे मैं बोलूँ कि एक गाइडलाइन है भाई, मतलब कोई क्लास चल रही है उसकी एक गाइडलाइन है कि आप ये चीज़ करके आओगे भाई, ये पढ़ के आओगे, आपको रटा होना चाहिए पिछले क्लास का, तो वो गाइडलाइन है, वो लॉ नहीं है। लॉ और गाइडलाइन में अंतर होता है, लॉ को फॉलो करवाया जाता है, गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर, गाइडलाइन बस एक बता दिया गया। समझ रहे हो आप, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो इतना समझ में आया, कस्टडी वस्टडी थोड़ा बहुत, ये 22 और ये सब। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं एफआईआर क्या होता है, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में इतना ही लिखा है, बाकी ये दोनों में जब ये खत्म होगा तो दोनों मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से मैंने कुछ कुछ चीज़ें ऐसे निकाल दी हैं यहाँ पे। अब देखो एफआईआर कब फाइल होती है, क्रिमिनल में, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो एफआईआर होती क्या है, तो एफआईआर क्या होता है भाई, जब कोई बंदा एफआईआर रजिस्टर करता है, ठीक है, तभी पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन बिगिन करती है। जैसे
आपने सुना है कि अरे मेरा तो एफआईआर ही नहीं लिख रहे हैं, आपने सुना है ये चीज़? वह जा रहा है मेरा यस। एफआईआर ही नहीं लिख रहा। तो एफआईआर लिखने का मतलब क्या, आप समझ रहे हो? अगर कोई एफआईआर लिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं होगा। ये चीज़ समझ रहे हो आप? भाई कल को आपके घर में चोरी हो जाती है, कुछ हो जाता है, आप जा रहे हो, आप बोल रहे हो यार पुलिस एफआईआर ही नहीं लिख रही है मेरा। तो एफआईआर नहीं लिख रही है, इसका मतलब क्या, इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं होगा, समझ गए आप? यस। तो एफआईआर इस वजह से ज़रूरी होती है, और एफआईआर मैंने आपको बताया क्रिमिनल केस में होगी। तो बिगिन बिगिन देयर इन्वेस्टिगेशन, शुरू तभी होगा जब एफआईआर लॉन्च करोगे, ठीक है? ठीक है? तो लॉ क्या बोलता है, लॉ स्टेट दैट इट इज़ कंपल्सरी फॉर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर एफआईआर व्हेन एवर अ पर्सन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो दो तरह के, जैसे मैंने आपको बताया ना, बेल दो तरह के, मतलब कुछ बेलेबल ऑफेंस होते हैं, कुछ नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। इसी तरह क्रिमिनल ऑफेंसेस में कुछ कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, कुछ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, ठीक है? कुछ ऐसे ऑफेंस होंगे जो क्या कॉग्निजेबल होंगे, कुछ नॉन कॉग्निजेबल होंगे। तो एफआईआर लिखना कब जरूरी है? लॉ क्या बोलता है, ये कंपलसरी कब है, जब पर्सन एक इंफॉर्मेशन देता है कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, सर जैसे। कॉग्निटिव का मतलब? हाँ, वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? दो तरह का कैटेगरी है, इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं जाना है, ऑफेंसेस का लिस्ट है एक तरह से। जैसे मैं बोलूँ मर्डर है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल का मतलब आप समझते हो, मतलब इंग्लिश इसका वर्ड का मतलब हिंदी में मतलब बताओ कॉग्निजेबल का। सर नहीं पता। कॉग्निजेबल वर्ड का मतलब नहीं पता है आपको? बताओ हिंदी में। हम्म, हिंदी में बोलते हैं इसको संज्ञेय अपराध। संज्ञेय, संज्ञेय का मतलब कि कुछ बड़ा खतरनाक सा अगर किसी ने कुछ कर दिया, उसको बोलते हैं संज्ञेय अपराध। और एक होता है असंज्ञेय अपराध, मतलब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है? अभी मैं इसको ही बताता हूँ, तो ये भी आप लिखना है कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, इस पर मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है? अभी पहले एफआईआर वाला खत्म करें, तो दो चीज़ रह गई, एक ऊपर वाला, एक लिंक, और एक कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। बस आप ये जानो कि कुछ एक लिस्ट है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक तरह से क्राइम की लिस्ट है। और ऐसा नहीं कि ये केवल इंडिया में है, जैसे श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है? उसमें भी मतलब उसमें भी कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों ऑफेंस है, समझ रहे हो? मतलब वहाँ पे भी इस तरह का एक क्लासिफिकेशन है। जैसे मैं बोलूँ कि अ, जैसे मैं बोलूँ कि भाई आप मान लो फ्लाइट में जा रहे हो, ठीक है? आप मिसबिहेव कर दिए किसी से, मान लो मिसबिहेवियर कर दिया, ठीक है? तो आप बताओ वो सीरियस क्राइम है कि नहीं? भाई किसी का खून करना सीरियस क्राइम है, ठीक है? यस सर। भाई किसी को खून करना, किसी का डाउरी, मान लो डाउरी डेथ मतलब किसी डोमेस्टिक वायलेंस करना, मारपीट करना। अब मान लो किसी को जला दूँ मैं भाई, उसके लिए, और जैसे जो ऊपर वाला हम लोगों ने केस पढ़ा, वो क्या है, वो सीरियस क्राइम है। तो कॉग्निजेबल में वो चीज़ें आती हैं जो बहुत सीरियस क्राइम होती है, ठीक है? जितने सीरियस क्राइम होंगे ना, जो आपको लगे कि बड़े सीरियस है ये, भाई ऑब्वियस है, जैसे मान लो रेप हो रहा है तो सीरियस क्राइम है, तो सब कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है? उसमें तुरंत एफआईआर लिखी जाएगी। और जब बस एक लाइन लिख लो, यहाँ पे लिखा नहीं है, बस मुझे ध्यान आ गया, कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर एफआईआर, तो कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल हो ही रहा है, कॉग्निजेबल में एफआईआर लिखना मस्ट है, कंपलसरी है। नॉन कॉग्निजेबल में भी लिखा जाना चाहिए एफआईआर, लेकिन मस्ट नहीं है, ठीक है? मतलब पुलिस डिनाई कर सकती है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ नॉन कॉग्निजेबल का एग्जांपल। जैसे मान लो मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर समझते हो? आप जा रहे हो कहीं पे, मान लो, ठीक है, आपने मान लो कोई किसी ने आपसे मिसबिहेव कर दिया, लेट सपोज, तो ये डिस्क्रिशन है ना, मतलब ये डिस्क्रिशन हो गया गवर उसका। आपने सुना है ऐसा, ये सुना है आपने कभी कि भाई ये लड़की थी, इसका तो मतलब ये लड़की यहाँ से गुजरती रहती थी, हमेशा छेड़छाड़ होता था, लेकिन पुलिस वो नहीं करती थी, इसको यस सर। संज्ञान, सुना है ना आपने? तो ये लोग क्या बोलते हैं, भाई ये तो मिसबिहेवियर है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो थोड़ी ना हम पकड़ने जाएंगे। आप समझ रहे हो? अब अपराध समझ रहे हो कैसे हो जा रहा है अपराध? भाई रेप हो रहा है, तो रेप दिख रहा है, दिखने वाला है, मतलब वो कॉग्निजेबल है, सीरियस क्राइम हो गया। लेकिन रेप के पहले लोग होता है ना, छेड़छाड़ करता है,
मतलब ऐसा होता है ना, लोग छेड़ कर रहा है, कुछ लड़की इधर-उधर जाए तो भाई किसी से मिसबिहेव कर दिए, गाली-गलौच कर दिए, भाई ऐसा होता है ना, लोग 2 लड़के ही हैं मान लो किसी का मर्डर होने वाला था, तो भाई मर्डर करना तो कॉग्निजेबल है भाई, मतलब सीरियस क्राइम है। लेकिन मर्डर ऐसा तो होता नहीं कि रात में उठे और सुबह कर दिया, उसके पहले तो कई सारी चीज़ें होती होंगी ना। तो ऐसे ही छोटे-मोटे ऑफेंसेस ऑलरेडी होते रहते हैं, जैसे मिसबिहेव होना, पब्लिक अनॉयंस होता है, ठीक है? वो सब, ये सब क्या है, नॉन कॉग्निजेबल है। कहने का मतलब ये सब सीरियस क्राइम नहीं है, समझ रहे हो? यस। ठीक है? तो अब एक लाइन लिखो, एफआईआर किसके लिए एलिजिबल, मतलब आप यहाँ पे जो लिखा है ना, ये ध्यान रखना हमेशा, एफआईआर किसके लिए होगा? एफआईआर केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए होगा, ठीक है? ठीक है? यहाँ पे मैंने शायद लिखा नहीं है कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, मैं इंक्लूड कर दूंगा यहाँ पे कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल। मैं आपको 2-3 लाइन्स पे बता दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट वाली है, जो कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल पे है। आप लिख रहे हो ना, मतलब उस पे पेज पे? यस सर। ठीक है? तो पहला ये तो समझ में आएगा कि ऑफेंस 2 तरह का होगा, कॉग्निजेबल जैसे एग्जांपल होता है, जैसे डाउरी वगैरह हो गया, नॉन कॉग्निजेबल क्या हो गया? नॉन कॉग्निजेबल जैसे मिसबिहेवियर एक तरह से, ठीक है? अगर यस सर। कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी है कि वो विदाउट किसी वारंट के अरेस्ट कर सकती है पर्सन को, आप समझते हो? मतलब वारंट होता है ना, जैसे अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो आप ऐसा सुना है कि भाई वारंट दिखाओ तब हम अपना घर का छानबीन करने देंगे, ऐसा देखा है आपने कभी किसी सीरियल में? कि यस भाई सर। कोई पुलिस, तो बिना किसी वारंट के अगर कोई कुछ कर सकता है, मतलब पुलिस ऑफिसर कर सकता है कुछ भी उसमें, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसको वारंट की ज़रूरत नहीं है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसको वारंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? यस। लेकिन अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी नहीं है अरेस्ट करने की बिना वारंट के, समझ गए आप? कहने का मतलब मर्डर हो जाएगा तो मर्डर में मैं किसी को भी अरेस्ट कर लूँगा एज अ पुलिस ऑफिसर, उतने मेरे पास अथॉरिटी है। मुझे वारंट लेने किसके पास जाना पड़ता है? मजिस्ट्रेट के पास, आईएएस अधिकारी होते हैं, उनसे वारंट लेना पड़ता है। आपने सुना होगा कि वारंट दीजिए तब मैं एक्शन ले पाऊंगा, ठीक है? तो वारंट के लिए वो मतलब उनसे ऊपर ऊपर किसी से अथॉरिटी से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन अब भाई मर्डर हो जाएगा तो क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, सीरियस क्राइम है। कॉग्निजेबल का मतलब आप ये समझो कि सीरियस क्राइम है। तो सीरियस क्राइम में ऐसा नहीं होगा कि भाई मैं किसी मजिस्ट्रेट से पूछने जा रहा हूँ या वो करने जा रहा हूँ, मैं पकड़ लाऊंगा भाई, अरेस्ट विदाउट वारंट। तो कॉग्निजेबल में क्या होता है, अरेस्ट विदाउट वारंट होता है, ठीक है? लेकिन नॉन कॉग्निजेबल में क्या होगा, वारंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? एफआईआर कब फाइल की जाएगी, केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस में, ठीक है? ठीक है, समझ रहे हो आप? ठीक है, समझ गया? हाँ तो जी सर। एफआईआर किस में हो रहा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में। उसके अलावा बस ऐसे वर्ड लिख लो, ये जानने की ज़रूरत है नहीं है सच, लेकिन मैं आपको बस बता दे रहा हूँ। ये सब तो आप जब लोग ट्रेनिंग करते होंगे तो बताया जाता होगा। तो जब आप जो थाना होता है ना, थाना, उसमें क्या होता है, एक एफआईआर की कॉपी लोग मेंटेन करते हैं, मतलब एक एफआईआर का रजिस्टर होता है, उसमें एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, मतलब एफआईआर का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। शायद इसमें पिक्चर मैंने इंक्लूड की होगी, अभी आपको पिक्चर दिखाता हूँ मैं, एफआईआर कैसा होता है, मतलब किस तरह का एफआईआर होता है। इसमें पिक्चर नहीं है, मैंने उस पे देखा था नेट पे जब मैं पढ़ रहा था ये, अभी आपको दिखाता हूँ। तो उसकी एक प्रॉपर प्रॉपर एक पिक्चर है, उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जिसमें एफआईआर होता है, ठीक है? तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें एफआईआर होगा, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है ना, उसके लिए एक कम्युनिटी सर्विस रजिस्टर ये लोग रखे होते हैं। क्या रखे होते हैं? कम्युनिटी सर्विस रजिस्टर। जब थाने में जाओगे आप तो 2 तरह का इनके पास रजिस्टर होगा, एक एफआईआर वाला रजिस्टर होगा, एक कम्युनिटी सर्विस रजिस्टर होगा। तो मान लो आप पहुँचे कि भाई ये बंदा मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा था, ये हो रहा, तो बोलेंगे अच्छा ये तो छोटा क्राइम है, सीरियस क्राइम नहीं है, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर इस पे कुछ एक्शन लेना है तो इनको क्या चाहिए, वारंट चाहिए। तब वारंट लेंगे, सब कुछ करेंगे, तब जाके करेंगे, ठीक है? तो आप समझते हो, आप अब समझ में आ रहा है आपको कि मतलब इतना इतना दिक्कत क्यों है एफआईआर में? दूसरा वर्ड यस आपने सर। लिखा, ये लिखा वर्ड कम्युनिटी सर्विस रजिस्टर, ठीक है? यस सर। ठीक है, अब बताओ, आप जितना अभी तक आपने सीखा, आप बताओ थोड़ा बहुत। सर इसी में कॉग्निजेबल क्या था? हाँ, इसी में बताओ, एफआईआर किस पे हो रही है, क्या हो रहा है, जो आपने समझा थोड़ा सा एग्जांपल लेके बताओ। सर कॉग्निजेबल ऑफेंस
टाइप का बेलेबल ऑफेंस है, मतलब लाइक डोरी, ये ऐसे एक्ट पे होता है, लाइक डोरी हो गया, फिर मर्डर हो गया, और नॉन कॉग्निजेबल जो छोटे मोटे क्राइम भी मतलब जैसा हाँ, क्राइम नहीं माने जाएंगे, जैसे छेड़छाड़ वाला ऑफेंस हो गया, फिर मिसबिहेव जैसे वाला ऑफेंस। पब्लिक, हाँ, मिसबिहेव है, पब्लिक न्यूसेंस समझते हो आप? जैसे मान लो मैं यस सर। कांवड़ यात्रा चल रही है ना इस टाइम, कांवड़ यात्रा यस। में लोग क्या कर रहे होंगे भाई, जा रहे होंगे इस टाइम पब्लिक न्यूसेंस फैला रहे होंगे। भाई कोई यस सर। बंदा जा रहा है, बाइक से जा रहा है, मान लो किसी को, किसी से थोड़ा बहुत झड़प हो गया, मारपीट कर लिया, वो 2-4 हाथ मतलब थप्पड़-वप्पड़ मार दिया। तो ये क्या है, ये सब छोटे-मोटे ऑफेंस है। ठीक है, ये क्या है, पब्लिक न्यूसेंस है। ठीक है, तो ये सब क्या है, नॉन कॉग्निजेबल है। ठीक है, आगे बताओ। और सर अभी इसमें है, हुँ, सर अभी इसमें कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए हुँ, कम्युनिटी सर्विस रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। मतलब ये, इसको एज अ बिग क्राइम नहीं देखा जाता, और जो हुँ। कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसके लिए एफआईआर फाइल होती है। हाँ, मैंडेटरी है, मतलब मैंडेटरी का मतलब समझते हो यस। ना, मस्ट है वो, ठीक है। और एफआईआर फाइल जो मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए क्या हो रहा है, जब अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस में बिना वारंट के किसी को पकड़ा जा सकता है। यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बिना वारंट के पकड़ा जा सकता है। ठीक है, अब जो आपने शुरू में पढ़ा ना, बेलेबल और नॉन बेलेबल, ठीक है, तो जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जितने जनरली होते हैं ना, वो सब क्या होते हैं, बेलेबल होते हैं, समझ रहे हो? यस भाई सर। छोटा मोटा क्राइम है तो उसमें बेल दे दिया जाएगा। भाई कोई पब्लिक न्यूसेंस कर रहा है, कोई मिसबिहेव कर रहा है, उसको पुलिस पकड़ के मान लो ले भी गई, कम्युनिटी रजिस्टर में उन्होंने मेंटेन कर लिया, फिर क्या करेंगे, वो जाके उस एरिया में रेकी करेंगे, मान लो कोई बंदा छेड़छाड़ कर रहा था, फिर उसको पकड़ के लाएंगे, 2 दिन के लिए डाल देंगे जेल में, लेकिन वो क्या है, बेलेबल ऑफेंस है, तो उसको वार्निंग वार्निंग दे के छोड़ दिया जाएगा, समझ रहे हो?